वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो हंगुल के ऊपर है। हंगुल जो कि आज के दौर में विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों एक समय हजारों में पाए जाने वाले हंगुल आज विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार। आज हम कश्मीर की वादियों के एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक जीव पर बात करने वाले हैं। हंगुल। जी, कश्मीर स्टैग। हाँ, कश्मीर स्टैग। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि कश्मीर की पहचान का, वहाँ की विरासत का हिस्सा है। पर आज इसका वजूद ही खतरे में है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि हम हंगुल की पूरी कहानी समझें, इसकी अहमियत क्या है, आज क्या हालत है और आगे क्या उम्मीदें हैं या क्या चिंताएं हैं। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि कश्मीर की पहचान से कैसे जुड़ा है और क्यों ये इस कगार पर आ पहुंचा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये हंगुल आखिर है कौन? वैज्ञानिक नाम तो है इसका सर्वस हैंगुलू हैंगलू। जी, ये असल में मध्य एशियाई लाल हिरण की ही एक उप प्रजाति है, मतलब उसी परिवार का सदस्य है। अच्छा। और खास बात यह है कि भारत में लाल हिरण का ये एकमात्र जीवित रूप है जो अब बचा है। सिर्फ भारत में? हाँ, सिर्फ भारत में। माना यह जाता है कि करीब 10,000 साल पहले जब प्लाइस्टोसिन युग खत्म हुआ, वो बर्फीला दौर, तब ये हिमालय में आए। 10,000 साल पहले? काफी पुराना नाता है इनका यहाँ से। बहुत पुराना। कभी तो ये हिमाचल प्रदेश तक फैले हुए थे, पर अब मुख्य रूप से ये दाचिगाम नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों तक ही सिमट गए। और इनकी कोई खास आदत, जैसे कुछ अलग व्यवहार? हाँ, इनका मौसमी प्रवास बड़ा दिलचस्प है। मतलब मौसम के साथ ठिकाना बदलते हैं। अच्छा, कैसे? सर्दियों में जब ऊपर बर्फ ज्यादा होती है तो ये नीचे घाटी की तरफ आ जाते हैं, और जैसी गर्मियां आती हैं, बर्फ पिघलती है, तो ये वापस ऊंचे पहाड़ों पर अल्पाइन चारागाहों में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ कश्मीर का नहीं, बल्कि एक बड़े एशियाई परिवार का हिस्सा है, जो इसे और भी खास बनाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पहचान की बात नहीं है, इसका सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व भी है शायद। बहुत गहरा महत्व है। एक तो ये जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। हाँ, ये तो है। और स्थानीय लोग इसे प्यार से हांदून भी कहते हैं। हांदून, इसका कोई मतलब? हाँ, क्योंकि ये एक खास किस्म का फल या शाबुलूत खाता है, जिसे हाँ। स्थानीय भाषा में हान कहते हैं। तो हान खाने वाला हांदून। वाह, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। और जंगल के लिए, इकोसिस्टम के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, ये जंगल के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। एक तो ये बीज फैलाने में मदद करता है। बीज फैलाने में? जी, जब ये चढ़ते हैं या घूमते हैं तो कई पौधों के बीज इनके शरीर से चिपक कर या इनके पाचन तंत्र से गुजर कर दूसरी जगहों तक पहुंच जाते हैं। इससे जंगल को फैलने में मदद मिलती है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और दूसरा, ये घास और दूसरी वनस्पतियों को चरकर उनकी बढ़ोतरी को भी नियंत्रण में रखते हैं। एक तरह से जंगल का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी अगर हंगुल ना हो तो जंगल पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि दाचिगाम के जंगल का जो मौजूदा स्वरूप है, उसे बनाए रखने में हंगुल का एक अहम रोल है। और हाँ, पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। लोग इसे देखने आते हैं और स्थानीय कारीगरों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन इतनी अहमियत के बाद भी इसकी जो हालत है वो तो काफी चिंताजनक है। हाँ, बहुत चिंताजनक है। कभी हजारों की तादाद में होते थे ये, और 1970 आते आते तो संख्या सिर्फ 150 के करीब रह गई थी। हाँ। बहुत बड़ा ड्रॉप था वो। हाँ, सिर्फ 150। हाल के सालों में बहुत थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है। जैसे 2023 में गिनती 289 थी, और जून 2025 के जो शुरुआती अनुमान है वो करीब 300 के आसपास बता रहे हैं। 300 के आसपास, लेकिन ये संख्या अभी भी बहुत कम है। हाँ, इसीलिए तो IUCN ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। बिल्कुल। और हाल ही में 2024 में एक शावक की मौत की खबर आई थी, जिसने चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि इनकी आबादी वैसे ही बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। प्रजनन कर बहुत ज्यादा नहीं है। और इस गिरावट के पीछे वजहें क्या हैं? मतलब कौन से बड़े खतरे हैं इनके लिए? कई वजह हैं। शायद सबसे बड़ा खतरा है इनके रहने की जगह का सिकुड़ना, यानी आवास का नुकसान, और बढ़ता हुआ इंसानी दखल। इंसानी दखल मतलब? मतलब जैसे खनन का काम, सड़कें बनना और दूसरे निर्माण कार्य, ये सब इनके इलाकों को छोटा कर रहे हैं। हमने 2020 से 2025 के बीच भी ये देखा है। हाँ, ये तो है। फिर मवेशियों के साथ चराई का टकराव होता है। जहां मवेशी ज्यादा चरते हैं, वहां हंगुल के लिए चारा कम हो जाता है। और फिर शिकार, वो भी एक वजह होगी।
अवैध शिकार एक बड़ा खतरा है, खासकर इनके सींगों के लिए। और जंगली कुत्ते, वो भी इनके बच्चों के लिए या बीमार हंगुल के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। पर्यटन का भी शायद कुछ असर पड़ता होगा। हाँ चरवाहों का आना जाना। हाँ, बहुत ज्यादा। इंसानी आवाजाही, चाहे वो पर्यटन हो या चरवाहों का मौसमी प्रवास, इनके शांत माहौल में खलल डालती हैं। और अब तो शायद जलवायु परिवर्तन भी एक मुद्दा बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। उसका असर भी साफ दिखने लगा है। 2024 में देखा गया कि बर्फ जल्दी पिघल गई। तो उससे क्या हुआ? उससे जो ऊंचाई वाले चरागाह थे वो जल्दी सूख गए और हंगुल को निचले इलाकों में ज्यादा देर रुकना पड़ा, जिससे इंसान और जानवर के बीच टकराव का खतरा भी बढ़ गया। उफ। और 2025 में एक और चिंताजनक बात सुनने में आई, इनके सींगों का कोई अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हाँ, ऐसी कुछ खबरें आई हैं कि इनके सींगों की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही है। ये एक नया और बहुत गंभीर खतरा है। ये सब मिलकर हंगुल के लिए जीना मुश्किल बना रहे हैं। इतने सारे खतरे हैं, लेकिन क्या कुछ कोशिशें भी हो रही हैं इन्हें बचाने की? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं और काफी समय से हो रही हैं। सबसे अहम शायद प्रोजेक्ट हंगुल था, जो 1970 में शुरू किया गया था। 1970 में, जब संख्या 150 रह गई थी। जी बिल्कुल, उसी समय। और दाचिगाम नेशनल पार्क, जो करीब 141 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वो इनके संरक्षण का मुख्य गढ़ है। हाँ, दाचिगाम का नाम तो सुना है। और अब 2025 में ऐसी बातें चल रही हैं कि इसके आसपास के जो गलियारे हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उन्हें भी सुरक्षित किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि हंगुल को घूमने फिरने के लिए और ज्यादा महफूज जगह मिल सके। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है शायद। मैंने रेडियो कॉलर वगैरह के बारे में सुना था। हाँ, 2013 और फिर 2020 में भी कुछ हंगुल पर रेडियो कॉलर लगाए गए थे। इससे उनके आने जाने के रास्ते, उनकी आदतें, वो कहाँ जाते हैं, ये सब समझने में मदद मिलती है। और अब ड्रोन? जी, 2025 से ड्रोन से भी निगरानी और सर्वेक्षण शुरू करने की योजना है। इससे इनकी गिनती करना और इन पर नजर रखना आसान होगा। तो इतने सारे प्रयास चल रहे हैं, प्रोजेक्ट हंगुल, पार्क का विस्तार, कॉलर, ड्रोन, लेकिन फिर भी आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है वो इतनी धीमी क्यों है? कहीं कुछ कमी रह जा रही है क्या इन कोशिशों में? ये एक मुश्किल सवाल है। देखिए, कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। जैसे कैद में प्रजनन के केंद्र भी शुरू किए गए हैं। कहाँ पर? 2024 में शिकरगा, त्राल में एक केंद्र शुरू हुआ है। ये एक कोशिश है संख्या बढ़ाने की, लेकिन जंगल में जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं। जैसे मैंने कहा, आवास का सिकुड़ना और इंसानी दखलंदाजी, ये शायद सबसे बड़े रोड़े हैं। जंगली कुत्तों का खतरा है और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करना भी आसान नहीं है। स्थानीय लोगों का साथ कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। उनके सहयोग के बिना संरक्षण मुश्किल है। इसीलिए 2025 में स्कूलों में जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए हैं, ताकि नई पीढ़ी को इसके महत्व के बारे में पता चले। सहायक उपायों में चारा और पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, खासकर मुश्किल मौसम में। तो आगे का रास्ता क्या दिखता है? भविष्य कैसा है हंगुल का? एक तरफ तो डर है। हाँ, डर तो है। 2023 की एक स्टडी थी जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर हालात नहीं सुधरे और खासकर अगर शिकार बढ़ गया, तो अगले 100 सालों में इनके विलुप्त होने का खतरा 25% से 90% तक बढ़ सकता है। 90% तक? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये गंभीर चेतावनी है। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद भी है। उम्मीद? हाँ, अगर ये संरक्षण के प्रयास सही दिशा में चलते रहे और स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग मिला, तो लक्ष्य है कि 2030 तक इनकी संख्या 500 तक पहुंचाई जाए। 500? अभी 300 के करीब हैं। जी। और 2050 तक 700 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। बिल्कुल है, पर शायद नामुमकिन नहीं। कोशिश तो करनी होगी। सही कहा। हंगुल को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है ना? नहीं। ये तो कश्मीर की पूरी पहचान, उसकी कुदरती और तहजीबी विरासत को सहेजने जैसा है। बिल्कुल। ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे इंसान की गतिविधियां और पर्यावरण का नाजुक संतुलन एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। और शायद ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जब हम ये सब देखते हैं, सरकार, संस्थाएं, वैज्ञानिक ये सब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, पर क्या एक आम इंसान के तौर पर व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारी कोई भूमिका हो सकती है? खासकर उन जीवों के लिए, उन प्रजातियों के लिए जो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे पर्यावरण से इतने गहरे जुड़े हुए हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को सजेस्ट करे, ताकि लोगों को पता चले कि क्यों हंगुल आज विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है।
और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पे आ सके। तो आप बता सकते हो हंगुल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं नीचे कमेंट में। और हाँ, इस तरह के वीडियो देखना आपको पसंद है तो आप यहाँ क्लिक करके बंगाल टाइगर के ऊपर बनी हुई वीडियो देख सकते हो। ये भी बंगाल टाइगर के बारे में बहुत कुछ बताती है। और हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।